Hello friends, how are you? I hope you all are good. This is Manveer welcoming you all on India's first revolutionary social and educational platform Learn to Lead tutorial UGC Online Mantra, where you get free coaching of all competitive exams like UGC NET, STET, CTET, MEd, BEd, even much more. So just click on subscribe button and get free coaching. फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि नेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। वो लगभग 16 सितंबर टू 18 सितंबर और 21 सितंबर टू 25 सितंबर तक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो स्ट्रेटजी डिस्कशन की थी उसमें क्या था कि जो हम है ना, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट करेंगे और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। उसमें लगभग हमारे 3 से 4 मंथ लगने थे, ठीक है। और अब हमारे पास सिर्फ दिन है 20 या 25। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने क्या है, स्ट्रेटजी में बदलाव किया है कि अब हम हर रोज़ क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, उनको हम हर रोज़ हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे और उनको साथ में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपकी क्या है, क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ में जो आपका टॉपिक रहता है उसको भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। और जो आपका जो कुछ अलग से टॉपिक रहता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अलग से भी डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आज से क्या है, एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो रेगुलर होगी, ठीक है। और इसी नेट एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूस्थलाकृतिक विशेषताओं वाला समूह अक्षरण प्रक्रिया का परिणाम है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एस्कर, फ्योर्ड्स, व्याकार घाटी और सीप। देन सेकंड ऑप्शन है सर्क, एरेट, प्लाया और स्टेक। देन थर्ड ऑप्शन है हिमोड, बारखान, शिखरिका, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो लीविस, टेगमाइट, मोनोडनाक और ड्रमलिन। तो जो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन बी, सर्क, एरेट, प्लेया और स्टेक, ठीक है फ्रेंड। इसमें जो सर्क है वो क्या है, इमानी जो पर्वत होते हैं उस पर इमानी होते हैं, जो ग्लेशियल होता है वो जब एक साइड में जो अपर्दन के कारण वो हट जाती है तो क्या, आर्म चेयर की जो आरामनुमा चेयर होती है उसकी आकृति बन जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्क। और जो एरेट होता है वो क्या होता है कि जो पर्वत के दोनों ओर जब सर्क बनते हैं ना, जो माने अपर्दन के कारण जो दोनों ओर से सर्क बनते हैं तो उसमें जो बीच का भाग नुकीला हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, एरेट। और जो प्लाया है वो क्या है, जो जो मरुस्थलों में जो अंतर प्रवाहित नदियाँ होती है उनके कारण क्या है, जो बाढ़ आने के कारण मरुस्थलों में तो वहाँ पर जो झील बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाया। और जो खारे जल की झील होती है, प्लाया होती है, उसे हम सेलिनोस बोलते हैं। और स्टेक क्या होता है, ये क्या है, अंडरग्राउंड वाटर में जो इरोजन होता है उसके कारण जो जो मेहराब होते हैं उनके जो वो क्या होते हैं, वे अस्थायी होते हैं। और जब वे मेहराब ऊपर से हट जाते हो तो एक जो स्तंभ के आकार की आकृति बन जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेक, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रपट्टी पलवन करती है को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इसके आंसर है, जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है गुरुमंडल, देन सेकंड ऑप्शन है मेजोस्फीयर, देन थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर और जो फोर्थ ऑप्शन है एस्थेनोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर वो क्या है, एस्थेनोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है वो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक उसे क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी क्रस्ट। देन उसके बाद जो 100 से 2900 किलोमीटर तक होती है उसे क्या बोलते हैं, मेंटल। और उससे जो आगे होती है उसको पृथ्वी की कोर बोलते हैं, 2900 टू 6300 तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेंटल होती है वो लगभग 100 से जो 450 किलोमीटर की गहराई तक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या है, जो पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी पलवन करती है। और जो मेजोस्फीयर होता है वो क्या होता है कि जो हमारे वायुमंडल है उसमें जो भाग होते हैं उसके मध्य की जो परत है उसे हम मेजोस्फीयर कहते हैं, जैसे अक्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल, ठीक है। और जो गुरुमंडल है वो क्या होता है कि जो बेरिस्फीयर है वो हमारी जो पृथ्वी की कोर होती है 2900 टू 6300 तक, उसे हम बेरिस्फीयर या गुरुमंडल बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो महासागर है और उसमें जो महासागरों के अंदर संसाधन पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ की है।
तो इसके ऑप्शन है कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की, राजस्थान के अरावली क्षेत्र की, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की, और जो लास्ट ऑप्शन है पंजाब के शिवालिक क्षेत्र की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की। जो ये कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की चट्टानें हैं वो सबसे पुराने युग की है, ठीक है, जिसे आर्किन युग बोलते हैं। जो युग होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो सबसे पहले ईरा होती है, कल्प होते हैं, उसके बाद युग होते हैं और शक होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो युग ईरा है वो प्री पैलियोजोइक ईरा है, उसमें जो आर्किन युग है उसकी ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की। और जो राजस्थान के अरावली क्षेत्र है ये सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वत है। और जो मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र वो हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और जो पंजाब का शिवालिक क्षेत्र है वो टर्सरी युग में निर्मित हुआ था, ठीक है, जिसका निर्माण कब हुआ था, टर्सरी युग में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइसोस्टेटिक, सेकंड ऑप्शन है क्लाइमेटिक, देन थर्ड ऑप्शन है यूस्टेटिक्स, और जो लास्ट ऑप्शन है डायस्ट्रोपिक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन सी यूस्टेटिक्स, स्टेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो समुद्र तल में जो परिवर्तन आता है उसको हम यूस्टेटिक के द्वारा डिफाइन करते हैं, उसको यूस्टेटिक बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धारा द्वाराकरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया था। देन इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, मैकगी, पेज, ब्लैकबेल्डर। देन सेकंड ऑप्शन है मैकगी, ब्लैकबेल्डर, जॉनसन, और जो थर्ड ऑप्शन है पेज, जॉनसन और लसन, और जो लास्ट ऑप्शन है पेज, ब्लैकबेल्डर और जॉनसन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है, पेज, ब्लैकबेल्डर और जॉनसन। फ्रेंड्स जो पेडिमेंट वो क्या होता है कि जो नदियों में जो अपनी समतल सतह पर जो किनारों पर अपर्दन होता है उसके कारण क्या है कि जो उसकी नदी की अंतिम अवस्था में वहाँ पर जो तिरव डाल का निर्माण हो जाता है जिसे हम पेडिमेंट बोलते हैं। और इससे संबंधित जो पार्श्वीय समतल सिद्धांत है वो गिलबर्ट ने दिया था। और जो धाराओं द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा जो पेडिमेंट का निर्माण होता है उसकी जो भूमिका पर मेन जो बल है वो पेज, ब्लैकबेल्डर और जॉनसन ने दिया था, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का दो चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्विनरटोन, देन सेकंड ऑप्शन है डेविस, थर्ड मलोट और लास्ट ऑप्शन है गार्डनर। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या है, डेविस। जो द्विचक्रीय सिद्धांत है चूना पत्थर से संबंधित वो डेविस ने दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनार्ड असमर्थता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, सेकंड ऑप्शन है सियाल और निफे के बीच में, देन थर्ड ऑप्शन है सिम और निफे के बीच में, लास्ट ऑप्शन है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में। बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। तो जिसका राइट आंसर वो क्या है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, ठीक है। जो हमारी हमने क्लास में भी डिस्कशन किया था और जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर उसमें भी डिस्कस किया था कि जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक, उसमें उसको परत को क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी। और भूपर पट्टी को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी परत और निचली परत, ठीक है। तो जिसमें जो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई उसको ऊपरी परत बोलते हैं अवसादी और ग्रेनाइट चट्टानों से, और जो बेसाल्ट चट्टानों से बने उसे निचली परत बोलते हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय परत भी। तो जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों को जो सतह अलग करती है उसे क्या कहते हैं, कोनार्ड असमर्थता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। जो राइटर है, कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए क्या होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से। स्टीयर्स ने कौन सी बुक लिखी। तो फ्रेंड्स जो स्टीयर्स है उन्होंने कौन सी बुक लिखी, द अनस्टेबल अर्थ, ठीक है। और जो वान रिस्टोफोन है उन्होंने कौन सी बुक लिखी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। और जो थॉर्नबरी है उन्होंने कौन सी लिखी, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी किसने लिखी, वान रिस्टोफोन ने। और प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसने लिखी, थॉर्नबरी ने। और जो वुल्ड्रिज है
उन्होंने कौन सी बुक लिखी? स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इनको बुक को, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चरम कैंसर होता है? गामा किरण, पराबैंगनी किरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। तो जिसका राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरण। ठीक है। और जो गामा किरण उनकी वेदन क्षमता, जो ड्रिलिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो रेडियो तरंग है वो हमारे जो आयन मंडल है वहाँ से टकरा कर वापिस आती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने के लिए उष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पहले ऑप्शन बताइए, आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है 1 कैलोरी, देन बी ऑप्शन 10 कैलोरी, जो थर्ड ऑप्शन है 32 कैलोरी, और जो लास्ट ऑप्शन है वो 5 कैलोरी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो क्या है? 10 कैलोरी, ऑप्शन बी, 10 कैलोरी इज द राइट आंसर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए। असेंडिंग ऑर्डर में, नीचे से ऊपर, सबसे पहले सबसे नीचे कौन से बादल बनते, उसके बाद ऊपर, उसके ऊपर कौन से, उसके ऊपर कौन से। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका वो क्या है? कपासी, सतरी, पक्षाब सतरी, मध्य कपासी। सेकंड ऑप्शन है मध्य कपासी, सतरी, कपासी, पक्षाब सतरी। और जो थर्ड ऑप्शन है वो सतरी, कपासी, मध्य कपासी, पक्षाब सतरी। देन लास्ट ऑप्शन है कपासी, सतरी, मध्य कपासी और पक्षाब। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, सतरी मेघ, कपासी, मध्य कपासी और पक्षाब सतरी। फ्रेंड्स जो सबसे नीचे है वो सतरी मेघ बनते हैं, जिनसे सबसे अधिक वर्षा भी सतरी मेघ से ही होती है। उसके बाद जो कपासी मेघ, मध्य कपासी और सबसे ऊपर जो लास्ट में है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, वो पक्षाब सतरी मेघ होते हैं। ठीक है। इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसको अब की बार क्या असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या वो पूछ ले कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए सबसे ऊपर कौन से मेघ बनते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक है। एक बार बुक में भी देख लेना इनको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि जल की बूंदे है वो किस गति से गिरती है? तो इसको बताइएगा कि जो लार्ज ड्रॉप वर्षा की जो सबसे बड़ी बूंदे है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गिरती है? बताइए फ्रेंड्स, इसको मिलान कीजिए, सही मिलान। तो जो इसको वर्षा की बड़ी बूंदे है वे 33 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। ठीक है। और जो फुहार बूंदे है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की हिसाब से जाती है। और जो बड़ी मेघ बिंदु है वो 0.3 किलोमीटर प्रति घंटा की हिसाब से। और जो विशिष्ट वर्षा बूंदे है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा की हिसाब से नीचे आती है। ठीक है। इनकी स्पीड होती है। ठीक है। जो इनका आंसर देख लीजिए, जो वर्षा की बड़ी बूंदे है, वर्षा की बूंदों के प्रकार में जो सबसे बड़ी बूंद है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, विशिष्ट वर्षा की बूंद है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है। पुआर बूंदे 7 और बड़ी मेघ है जो 0.3 किलोमीटर हिसाब से। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है? जो मतलब बेड़े मगन तट है, ठीक है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है चीन में, देन सेकंड ऑप्शन है कनाडा में, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, और जो लास्ट ऑप्शन है अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जिसका राइट आंसर वो क्या है? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। ठीक है। जो चिली और पेरू का इलाका जहाँ पर हम्बोल्ट धारा है उसको, वहाँ पर जो क्या महाद्वीपीय मगन तट है उनकी चौड़ाई बिल्कुल कम है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में, जहाँ पर जो जॉर्जर बैंक है और ग्रेट आगर बैंक है, ठीक है, मत्स्य केंद्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चौड़े मगन तट पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है, संबंध है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेनाइट, बी है सोंगुटिकासम, और जो थर्ड ऑप्शन है स्लेट, और डी ऑप्शन है फिलाइट। फ्रेंड्स तो बताइए जो इसका राइट आंसर वो क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो क्रेटन शब्द है वो क्रेटोजन से बना है। ठीक है। जो इसकी जो इस शब्द को जो ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट है कोबर, उन्होंने 1921 में दिया था। ठीक है।
और जो क्रेटोजन शब्द है उसमें जो हम ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें हैं उनको शामिल करते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों को हम क्रेटोजन के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए कौन सा घटक कहाँ पर है। ठीक है, जो बताइए फ्रेंड्स, देखिए इसका आपको मिलान कीजिए कौन सा कहाँ पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो कार्लसबर्ग घटक कहाँ पर प्रशांत, कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्लसबर्ग घटक कहाँ पर है? हिंद महासागर में। और जो मध्य अटलांटिक घटक है, मिड अटलांटिक रीज, कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। और जो ईस्ट पैसिफिक राइज है वो प्रशांत महासागर में। आर्कटिक घटक कहाँ है? वो अंटार्कटिक महासागर में। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके अलावा भी कुछ घटक है, जैसे चैलेंजर घटक कहाँ पर है? वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और डॉल्फिन घटक है वो उत्तर अटलांटिक महासागर में। ठीक है, इनको याद रखना आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या AR बालेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 5, देन B ऑप्शन है 6, और जो C ऑप्शन है वो 7, और D ऑप्शन है 8। तो जिसका राइट आंसर है B 6। जो AR बालेस ने जो विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों को लगभग 6 भागों में बांटा था। कब? 1876 में। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री विशेषता मूंगे की चट्टानों के त्रिविकास के लिए सहायक नहीं है? द्वीप तट के समीप, छोटी नहरों के समीप, झीलों के आसपास, गाई आउट के समीप। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, गाई आउट के समीप। जो कोरल रीफ है उनके जो विकास के वो जो उनका निर्माण है जो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके निर्माण के लिए जो न तो अत्यधिक प्रदूषित जल की आवश्यकता होती है और न ही स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। इनके जो बीच का जल होता है उसकी आवश्यकता होती है और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए जो गाई आउट के समीप है उनका निर्माण नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख, सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियर परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है पौधों द्वारा निर्मुक्त बीजाणु, देन लास्ट ऑप्शन है पवन द्वारा उड़ाई गई धूल। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो क्या है? न्यूक्लियर परीक्षण। और ये सभी जो क्या है उनसे अलग जो है ज्वालामुखी विस्फोट, पौधों द्वारा निर्मुक्त और पवन द्वारा उड़ाई गई धूल, वो क्या है? प्राकृतिक। और जो न्यूक्लियर परीक्षण है वो क्या है? मैन मेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल है। तो ये क्या है? ये नहीं, इसका प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के किस घटक पर USA के पर्यावरण प्रदूषण निर्धारण एनवायरमेंट पोल्यूशन एनालिसिस द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना के लिए विचार नहीं किया जाता? तो इसमें मतलब जो मेजर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करते हैं USA में, उसके अंदर हम किसको शामिल नहीं करते? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, भूतल पर ओजोन, विविक्त पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो क्या है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स जो USA में जो एजेंसी है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करती है उसके अंतर्गत है ना, वो है ना कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इंक्लूड करते हैं, और जो ओजोन को इंक्लूड करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो इंक्लूड नहीं करती वो एजेंसी। ठीक है, और जो लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? सही मिलान कीजिए। जो यारडांग का स्थान बताना है और लिथोलॉजी। यारडांग क्या होता है फ्रेंड्स? जो जब कठोर और मुलायम चट्टान है ना हवा की दिशा में जो हवा के सामने होती है, जो हवा प्रवाहित हो रही है उसके सामने होती है, तो जो मुलायम चट्टानें हैं वह अपरदन के कारण खत्म हो जाती है, मतलब उड़ जाती है और अपरदन हो जाता है उनका, और जो कठोर चट्टानें वहीं पर रह जाती है उनसे क्या है? नालीनुमा आकृति बन जाती है, जिसे हम यारडांग कहते हैं। और ठीक है, जो लिथोलॉजी है, लिथोलॉजी का मतलब क्या है कि चट्टान किस मृदा के द्वारा निर्मित हो, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल है, उनका जो स्टडी करते हैं उसे लिथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चट्टानों की संरचना किससे बनी हुई है उसकी स्टडी हम लिथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो मैं बताना कि यारडांग है वे मतलब स्पेसिफिक जगह में वो
कौन सी मृदा से बनी हुई है। तो जो जैसलमेर का भारत है वो कौन सी मृदा से बना हुआ फ्रेंड्स, बताइए आप। इसका जो जैसलमेर का भारत है वो इयोसिन चुना पत्थर से बना हुआ, ठीक है। और जो खास रेगिस्तान जो अफगानिस्तान में है वो कौन सी से बना हुआ, वो मृदा से बना हुआ, ठीक है। और जो सिनाई है वो नूबियन बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और जो सऊदी अरब है वो कैल्ची चुना पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स जो आज की जो क्लास है उसमें 20 ही क्वेश्चन, और आगे हम इन क्वेश्चन को भी बढ़ाएंगे। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ कमी रहेगी हो तो उसको बताइए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच आपको।